तो इन वेव मैकेनिकल मॉडल, बोर के मॉडल फेल होने के बाद हम 4 क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें सेल के अंदर सब सेल मिला, एसपीडीएफ मिला, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं, तो हम उसको लिखेंगे। तो राइट डाउन हेडिंग क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। तो पहले हम जानेंगे क्वांटम नंबर क्या होता है। इसमें लिखना इसमें लिखना क्वांटम नंबर में बी डिफाइन एज, क्वांटम नंबर में बी डिफाइन एज, क्वांटम नंबर में बी डिफाइन एज, क्वांटम नंबर में बी डिफाइन एज सेट ऑफ 4 नंबर, सेट ऑफ 4 नंबर, set of 4 number with the help of, with the help of, with the help of, with the help of, with the help of we can get complete information, with the help of we can get complete information about all electron in an atom, all electron in an atom, all electron in an atom। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जानने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर हम देते हैं। यानी कोई, जैसे मेरा अगर एड्रेस जानना है तो उसके लिए 4 चीजें हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को जानने के लिए किस ऑर्बिट का है, उसका किस सबसेल का है, किस उसका डायरेक्शन क्या है, उसको जानने के लिए 4 क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से लिखा जाता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को l से लिखा जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से लिखा जाता है, और स्पिन क्वांटम नंबर को s से लिखा जाता है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए ये 4 क्वांटम सेट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अब मान लो हमने ऑर्बिट बनाया, अब ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मान लो यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है, तो उसको हमें बताना पड़ेगा ना कि ऑर्बिट नंबर कहां है इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर 3 में है।
ऑर्बिट नंबर 3 में, तो बताना पड़ेगा। तो ऑर्बिट नंबर 3 में बताने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस चीज को इंट्रोड्यूस करेगा कि ऑर्बिट नंबर 3 में है, यानी n = 3 से लिखा जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि s के अंदर सबसेल कौन सा होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सिखाया था। s के अंदर n = 1 के अंदर s सबसेल होता है। सेल नंबर 2 में 2 सबसेल, कौन कौन, s और p। 3 में 3 सबसेल, s p d, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कॉन्फ़िगरेशन में सिखाया था, s p d f। तो वो इलेक्ट्रॉन s सबसेल में है कि p में है, उसको जानकारी के लिए हमें क्वांटम नंबर लिखना पड़ेगा। तो फिर से हेडिंग डालना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट वन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें लिखना इट इज रिप्रेजेंटेड बाई L, it is represented by L, it is represented by L, sorry, it is represented by N, it is represented by N for orbit number 1, ऑर्बिट नंबर 1। अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो n का वैल्यू क्या होगा, 1। यानी उल्टा बोलो कि अगर n = 1 है तो ऑर्बिट नंबर 1 होगा। अगर ऑर्बिट नंबर 2 है तो n का वैल्यू क्या होगा, 2। अगर ऑर्बिट नंबर 3 है तो n का वैल्यू क्या होगा, 3। अगर ऑर्बिट नंबर 4 है तो n का वैल्यू क्या होगा, 4। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट नंबर को बताता है। इसी चीज को बोहर ने k l m n का नाम दिया था, लेकिन आज हम मॉडर्न के अंदर हम k l m n नाम नहीं देते हैं। ऑर्बिट नंबर 1 को k को n = 1 से लिखते हैं, L को n = 2 से लिखते हैं, M को n = 3 से लिखते हैं, N को L = 4 से लिखते हैं। यानी वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट ऑल्सो इंडिकेट the size of orbit, the size of orbit, the size of orbit, the size of orbit and energy of an orbit, size of orbit and energy of an orbit, size of an orbit and energy of an orbit। ठीक है, ये साइज को बताता है, ऑर्बिट नंबर 1 का साइज, 2 का साइज, 3 का साइज। सेकेंड वन है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसमें लिखना इट इज रिप्रेजेंटेड बाई L, it is represented by L, it is represented by L, it is represented by L। अब ध्यान देना, जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट नंबर 2 में है, तो ये बोलना पड़ेगा ना कि S सबसेल में है कि P सबसेल में है। केवल N बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन S सबसेल का है कि P का है वो बोलना पड़ेगा। तो अगर L = 0 है, ये फिक्स है, तो वो S सबसेल को बताएगा। अगर L = 1 है तो P सबसेल को बताएगा। अगर L = 2 है तो D सबसेल को बताएगा। अगर L = 3 है तो F सबसेल को बताएगा। L = 4 है
तो जी सब सेल को बताएगा, L इक्वल टू 5 है तो H सब सेल को बताएगा। हालांकि जी और H के बारे में हम अभी पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं जानकारी के लिए लिखवा दिया। तो अगर हमें मालूम करना होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन हमने बोला कि n इक्वल टू 2 में है और L इक्वल टू 0 में है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का होगा? 2s का होगा। यानी हमने केवल दो नंबर से हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स 2s का है। अगर n इक्वल टू 3 है और L इक्वल टू 2 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ का होगा? 3d का होगा, क्योंकि L इक्वल टू 2 बोले तो d को बता रहा है। अगर हमने बोले n इक्वल टू 4 है और L इक्वल टू 1 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ का होगा? 4p का होगा। तो ये दो क्वांटम नंबर से हम ये मालूम चल जा रहा है कि उसका किस ऑर्बिट में है और किस सबसेल में है। यानी ये दो क्वांटम नंबर के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम पता लगा पा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में है और किस सबसेल में है। तो ये उसका नोटेशन है। अगर L इक्वल टू 0 लिखा जाए तो S समझना है, L इक्वल टू 1 लिखा जाए तो P समझना है, 2 लिखेगा तो D समझना है, 3 लिखे तो F समझना है और 4 लिखे तो G और H समझना है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर उस सबसेल के लिए रिप्रेजेंट करके दिया जाता है 0 1 2 3 4। कोई डाउट नहीं है इसमें? अब ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट। तो पहले लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एजीमुथल क्वांटम नंबर indicate the shape of subcell, एजीमुथल क्वांटम नंबर इंडिकेट द शेप ऑफ सबसेल। तो ये तो इसका नोटेशन हुआ कि S को 0 बोलेंगे, P को 1 बोलेंगे, D को 2 बोलेंगे, F को 3 बोलेंगे, G को 4 बोलेंगे। लेकिन ये एक्चुअल क्या बताता है? शेप। तो अगर हम बात करें शेप ऑफ S सबसेल, S सबसेल के बारे में अगर हम बात करें तो S सबसेल कैसा होता है? सब बताया हूं, स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल, फुटबॉल के जैसा स्फेरिकल। अगर हम बोले शेप ऑफ P सबसेल तो P कैसा होता है? डम्बल। ये ऐसा डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप। अगर हम बोले शेप ऑफ D सबसेल तो D सबसेल कैसा होता है? डबल डम्बल। दिस वन इज कॉल्ड डबल डम्बल, डबल डम्बल। और हम अगर बोले शेप ऑफ F ऑर्बिटल्स तो इसको बोलते हैं 4 फोल्ड डबल डम्बल, 4 फोल्ड डबल डम्बल। और ये सब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सब पढ़ा चुका हूं। ये सब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया जाता है, 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, S का शेप, P का शेप, D का शेप, F का शेप। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N से रिप्रेजेंट किया जाएगा और एजीमुथल क्वांटम नंबर L से। L 0 है तो S समझना है, 1 है तो P समझना है, 2 है तो D समझना है। साथ ही साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप को बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज को बताएगा और ये शेप को बताएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा यहां ध्यान देना कि जो L का वैल्यू है, अगर हम ऑर्बिट नंबर 1 में बोले
ऑर्बिट नंबर 1 में एल का वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ क्या है, 0 और 1 है। यहाँ क्या है, 0 1, और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ 0 1 2 3। एक चीज थोड़ा ऑब्जर्व करना, 4 में जो एल का वैल्यू है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है। 3 में 0 है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, और इसमें 0 है और 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि एल का वैल्यू एन पर डिपेंड करेगा, और वो वैल्यू 0 से लेके एन माइनस 1 तक लाई करेगा। 4 है तो 3, 3 है तो 2। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड अपॉन एन। द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन डिपेंड अपॉन, the value of n depend upon n, sorry, the value of l depend upon n। कैसे डिपेंड करेगा, तो l इक्वल टू जो वैल्यू होगा किसी भी ऑर्बिट में वो 0 टू कहां से कहां तक होगा, n-1 तक। देख सकते हो 0 1 2 3, 4 में 0 से लेकर 3 तक है, 3 में 0 1 2 2 है। क्लियर हो गया। तो वैल्यू ऑफ एल डिपेंड अपॉन एन। कैसे, अगर हम बात करें इसमें भी देख लो, इसमें कौन कौन ऑर्बिटल होगा, एस पी डी एफ जी। एल क्या लिखेंगे इसके लिए, 0। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए बताओ एल का वैल्यू कहां से कहां तक लाई किया, 0 टू 4, और ये वैल्यू कितना है, 5। यानी कि ऑर्बिट नंबर 5 में वैल्यू 0 से n-1 तक लाई करेगा। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां का है वो कौन बताएगा, और किस ऑर्बिट का है वो कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और वो इलेक्ट्रॉन किस सबसेल का है, सबसेल वगैरह सब बता चुका हूं पीरियोडिक टेबल में ही, वो किस सबसेल का है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके साइज को और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप को बताता है, और साथ ही साथ जो सबसेल होता है उसका नोटेशन ये नोटेट करता है कि अगर L इक्वल टू 0 लिख दिया जाए तो S के बारे में बात किया जा रहा है, अगर L इक्वल टू 1 लिख दिया जाए तो P के बारे में बात किया जा रहा है, L इक्वल टू 2 लिख दिया जाए तो D के बारे में बात किया जा रहा है, L इक्वल टू 3 लिख दिया जाए तो F के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। और जो L का वैल्यू है वो N पे डिपेंड करेगा। कैसे, तो ऐसे। क्लियर हो गया सबको। तो 2 हमने क्वांटम नंबर पढ़ाया, थर्ड वन लिखना। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो वेव मैकेनिकल मॉडल में ये बात बताया गया। अब ध्यान से देखना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। तो पहले चीजों को जानने के पहले ये चीज जान लो कि ऑलरेडी जो हमने पढ़ा है, तुम लोगों को मैं पढ़ाया हो, मान लो सोडियम है या नाइट्रोजन ही ले लो, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 पढ़ा है ना, फिलअप करने आते हैं। अब एस में कितना बॉक्स होता है, एक क्लॉकवाइज एक, ये सब पढ़ाया तुम लोगों को नहीं पढ़ाया हो।
स्टार्टिंग में पढ़ाया होगा मैंने, पढ़ाया ना। अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने, पी में कितने बॉक्स होता है, पी में कितना बॉक्स होता है, 3। कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं, सब नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है, फिर से यहीं से पढ़ा दे रहा हूं। तो देखो पहले मीनिंग समझ लो मैग्नेटिक का, तब हम बातें करेंगे। अब ये हमने कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करने आता है। अब P के अंदर 3 बॉक्स होता है, इसका मतलब ये हुआ कि P में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमेगा, px में, py में और pz में। पहले मैं इसको पढ़ा दे रहा हूं, उसके बाद मैग्नेटिक के बारे में बात कर रहा हूं। तो एस में हमेशा आप एक बॉक्स बनाओगे, और एक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो, 2। एक बॉक्स का मतलब ये हुआ 1 बॉक्स, 1 बॉक्स का मतलब होता है 1 ऑर्बिटल्स, और 1 ऑर्बिटल्स का मतलब होता है 1 डायरेक्शन, और 1 डायरेक्शन का मतलब होता है 1 ओरिएंटेशन, मतलब दोनों सेम है। तो आप एस में चाहे कोई भी एस हो, 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, एस में हमेशा आप एक बॉक्स बनाओगे, उसी को ऑर्बिटल्स बोला जाता है। तो जब मैं नाम लूं ऑर्बिटल्स का, तो सोच लेना कि वो बॉक्स के बारे में बात किया जा रहा है, यानी वो एक डायरेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। इसका मतलब एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूमेगा, चाहे वो px, चाहे वो x में हो, चाहे y में हो, चाहे z में हो, उसका एक ही डायरेक्शन है। यानी एक बॉक्स बोले तो एक डायरेक्शन, एक बॉक्स बोले तो एक डायरेक्शन। अब p में रहने वाला इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। p में रहने वाला इलेक्ट्रॉन में 3 बॉक्स होता है ऑलवेज, चाहे कहीं का भी p हो। इसका मतलब हुआ कि 3 बॉक्स, 3 बॉक्स बोले तो 3 ऑर्बिटल्स, और 3 ऑर्बिटल्स बोले तो 3 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन बोले तो 3 ओरिएंटेशन। बोले तो P में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमेगा, एक है px में, एक है py में, एक है pz में। तो P में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन px में घूमेंगे, कुछ py में घूमेंगे, जैसे px में घूम रहा है ऐसे ऐसे, दिस वन इज डंबल से बनाते हुए वो px में घूम रहा है, कुछ py में घूम रहा है, और कुछ pz में घूम रहा है। यानी कुछ x में घूम रहा है, कुछ y में घूम रहा है, और कुछ z में घूम रहा है। d में रहने वाला इलेक्ट्रॉन में 5 बॉक्स होता है, यानी d में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 5 डायरेक्शन में घूमते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ये डायरेक्शन का नाम है। और एफ में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 7 डायरेक्शन में घूमता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7। एफ में रहने वाले इलेक्ट्रॉन में 7 बॉक्स होते हैं, यानी यहां पर 5 बॉक्स होगा, डी में 5 बॉक्स होगा, 5 ऑर्बिटल्स होंगे, यही है 5 ऑर्बिटल्स, और 5 डायरेक्शन होगा, और 5 ओरिएंटेशन होगा।
सेम टू सेम एफ में 7 बॉक्स होगा। तो इसको आप याद रखोगे, हालांकि सिखाया हूं पीरियोडिक टेबल में। एस में हमेशा क्या याद रखोगे, एक बॉक्स होता है, यानी एक ऑर्बिटल्स होता है। पी में 3 बॉक्स होता है, यानी 3 ऑर्बिटल्स होता है। मतलब है पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमेगा। डी में 5 बॉक्स होता है, मतलब है 5 ऑर्बिटल्स होगा। 5 ऑर्बिटल्स मतलब 5 डायरेक्शन में वो घूमेगा। डी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 5 डायरेक्शन में घूमता है और एफ में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 7 डायरेक्शन में घूमता है। कोई डाउट है? अब यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, जो हम बातें कर रहे थे थर्ड का कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब ये जो बॉक्स है उसको नंबर से रिप्रेजेंट करना है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है तो वो px डायरेक्शन में है ना, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि वो इलेक्ट्रॉन px में घूम रहा है। जैसा कि हमने बताया कि ऑर्बिट नंबर 2 में है और L इक्वल टू 1 है, यानी 2p का इलेक्ट्रॉन है। तो जब 2p का इलेक्ट्रॉन है तो ये हमें बताना पड़ेगा कि उसका डायरेक्शन कैसा है। तो इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर से रिप्रेजेंट करने के लिए, इन बॉक्स को नंबर से रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। यानी जो ये ओरिएंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उनको जो हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं उसको लिखने के लिए हमें नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और वो नंबर कौन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा। वो नंबर कौन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो लिखना इसमें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। It indicate the orientation of an electron. It indicate the orientation of an electron और orbitals। यानी orbitals बोले तो जब ऑर्बिटल्स बोले तब तक दिमाग में क्या आना चाहिए? बॉक्स, क्योंकि ऑर्बिटल्स उतना क्लियर कट मीनिंग नहीं निकल पाता, इसलिए बॉक्स ध्यान में रखना। इट गिव्स ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड और ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन बोले तो क्या? डायरेक्शन। ओरिएंटेशन बोले तो डायरेक्शन। ठीक है, आगे लिखना, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन L, its value depend upon L, its value depend upon L, its value depend upon L। आगे लिखना, the value of m, the value of m equal to -L to L इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। कुल मिला के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हम ये बॉक्स लिख रहे हैं, इस बॉक्स को नंबर से रिप्रेजेंट करेगा। यानी इस ऑर्बिटल्स के जो ऑर्बिटल्स है उसको, जो ओरिएंटेशन है ये ऑर्बिटल्स का, जो बॉक्स है उसको नंबर से रिप्रेजेंट करेगा और उसका वैल्यू होगा -L to L। तो हम बातें कर लेते हैं पहले S के लिए। तो S के लिए L का वैल्यू क्या होता है? 0। तो 0 में तो माइनस लगता नहीं है, तो M क्या होगा? M का वैल्यू क्या होगा?
-L2L, तो -0 और +0 तो बोल नहीं सकते, क्या बोल सकते हैं? केवल 0। तो इसको हम बोलेंगे 0। तो 0 बोलने का मतलब ये नहीं कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं, उसको नाम रख दिया गया 0। तो ये उसको इंडिकेट किया गया है कि तुम 0 हो। इसका 0 का मतलब 2 निकलता है, मतलब कुछ भी नहीं। 0 अगर हम बोले तो मतलब क्या होता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन ये मतलब नहीं निकालना है कि कुछ भी नहीं डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन एक है और उसको कैसे डिनोट किया गया? 0 से, कि तुम 0 हो। 0 बोले तो एक डायरेक्शन है और उसका नाम है 0। अगर हम बात करें एल पी के लिए, एल का वैल्यू क्या होगा? 1। एम का वैल्यू क्या होगा? -1 इंक्लूडिंग 0 +1। यानी कि पी के अंदर जो 3 बॉक्स होते हैं उसको -1, 0 और 1 एक नंबर से लिखा जाता है, इसलिए नाम बोला गया क्वांटम नंबर। ये इंटीजर नंबर होना चाहिए। px, py या pz इंटीजर नहीं है, हमें इंटीजर नंबर चाहिए। तो क्वांटम नंबर में इंटीजर नंबर होता है, नहीं कि px, py, pz होता है। तो इस 3 बॉक्स को -1 और 0 और 1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। डी के लिए एल का वैल्यू क्या होगा? 2। तो एम का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? m -2 -1 0 1 2, यानी जो डी में 5 बॉक्स है उसको हम -2 से, -1 से, 0 से, 1 से, ये नोटेशन का एक तरीका है नंबर वाइज। ये 5 बॉक्स को 5 नंबर से डिनोट कर दिया गया। ठीक है। अब है एफ के लिए, तो एफ के लिए एल का वैल्यू होता है 3, तो एम का वैल्यू होगा -3 -2 -1 0 1 2 3। तो हम यहां पर इस एफ को नोटेशन कर देंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। अब ये दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर -1 यहां भी है और -1 यहां भी है, हम कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए हमने और पहले से 2 क्वांटम नंबर बता दिया है। क्या? जैसे अब ये भी -1 है और ये भी -1, कैसे हम जानेंगे? तो अगर मैं लिखूंगा n = 2 और l = 1 और m = -1, अगर मैं लिखूंगा n = 3 l = 2 और m = -1, तो देखो यहां भी -1 है और यहां भी -1 है, तो -1 सेम हो सकता है लेकिन ये पूरा सेम नहीं होता। ये किसको बता रहा है? ये 2 और ये p, यानी 2p में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स का ये डायरेक्शन बता रहा है और ये 3d में रहने वाला का डायरेक्शन बता रहा है। समझ में आया क्या? हेलो, हाँ हाँ बोलिए। एक मिनट, हम 10 मिनट में बात कर रहे हैं अभी। ये लिख लिए क्या? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा? ओरिएंटेशन को बताएगा। तो उस बॉक्स को नंबर से रिप्रेजेंट किया, लिख लिए क्या? तो ये ओरिएंटेशन को, फिर नेक्स्ट क्लास में लास्ट रह जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, थैंक्स टू ऑल।